नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। संजय राउत सरकार को धमकियां दे रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। उद्धव सरकार की इस बौखलाहट के पीछे क्या सरकार की कार्रवाई है जो महाराष्ट्र में चल रहे काले धंधों को बंद कर सकता है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो संजय राउत की बौखलाहट सामने आ रही है, क्या ये दाऊद के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के ऊपर जो छापेमारी हुई है उससे कनेक्ट करता है? देखिए, संजय राउत ने जिस तरह से बोला है कि कल वो बोल रहे थे कि 3.5 बीजेपी के नेता जेल जाएंगे, ये उन्होंने जो बोला था उससे ये तो साबित होता है कि कोई चोट है जो कि केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से काफ़ी गहरी लगी है संजय राउत को, क्योंकि उनके परिवार में उनकी बेटियों के कंपनीज पे ईडी की जांच चली है, जिसके उनसे पूछताछ जारी है। अब अगर आप उनकी पूरी सरकार को देखें, अघाड़ी सरकार को देखें, तो इन्हीं के जो सरकार का गृह मंत्री रहे हैं अनिल देशमुख, वो इस वक्त जेल में हैं। उन पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप ये बोल दें कि भाई केंद्रीय एजेंसियों ने जेल में ऐसे ही डाल दिया। आप ही की सरकार के दौरान जो पुलिस कमिश्नर रहे थे उन्होंने, परमवीर सिंह, उन्होंने ही ये सारे एलिगेशंस लगाए। और जो सचिन वाजे पकड़ा गया है एंटीलिया केस में, वो पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो सारे गवाह भी आपकी तरफ से मिल रहे हैं, सबूत भी आपकी तरफ से मिल रहे हैं, तो उसके बावजूद आप जब अपने आप को पाक और साफ बता रहे हैं तो शंकाएं होती हैं। और जब अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया, जब ईडी की जांच हुई, 100 करोड़ का पूरा मामला निकला, उसके बाद जाहिर सी बात है पूरी सरकार पे शक होता है कि अगर एक पूरा रैकेट इस तरफ चल रहा था तो सरकार में देखना पड़ेगा किसके पास क्या क्या चल रहा है। और अगर केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, तो उनके पास सबूत होते हैं। और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप बिल्कुल खुल के बोलिए, आइए आप जो जांच करनी है कर लीजिए। लेकिन उसके बाद बौखलाहट निकालना, और आज मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत गालियां बक रहे थे, उनकी भाषा आपने देखी किस तरह की थी। जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, और अभद्र ही नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पे इतना मीडिया मौजूद था, वो गालियों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब ना चोट गहरी लगती है और इंसान बौखलाया हुआ होता है तो अपना आपा खो देता है, और वो इस वक्त अपना आपा खो चुके हैं। जो बार बार ये बोल रहे हैं, हम तो पिछले 1.5-2 साल से सुन रहे हैं कि अघाड़ी सरकार को गिरा रही है सरकार। अरे गिराना होता तो अभी तक गिर भी चुकी होती। लेकिन अगर आप इतना डरे हुए हैं ईडी की कार्रवाइयों से, और वो भी आपकी ही नहीं, आपकी सहयोगी पार्टी एनसीपी है, शरद पवार के भतीजे वो अजीत पवार हैं, उनकी तो 2000 की प्रॉपर्टी जो है सीज कर दी गई है। उसके अलावा कई उनके नेता हैं, उद्धव ठाकरे के परिवार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आप साफ साफ जांच होने दीजिए ना। ये अभद्र भाषा का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद आप बौखला जाते हैं और फिर उसके बाद धमकियां देने लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप किसी चीज से तिल मिलाए हुए हैं। कोई कमजोर कड़ी है जो कि आपकी किसी के हाथ में आ चुकी है, जिसके बाद आप धमकियां देकर आगे चल के विक्टिम कार्ड खेलने की एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। और संजय राउत यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ संजय राउत, अब ईडी तो हर जगह कार्रवाई कर रही है। ईडी ने तो अभी दाऊद के 10 जगह पे छापेमारी की है ठिकानों पर, दाऊद की बहन, दाऊद के भाई, और वहां पे उन धंधों को बंद कराने के लिए ना सिर्फ ईडी बल्कि एनसीबी भी बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही थी। जिस तरह से समीर वानखेड़े के बारे में खबरें आई थी, उन्होंने जो जो कार्रवाई की थी, अगर आप फिल्मी दुनिया आर्यन खान का केस हटा भी दीजिए तो समीर वानखेड़े ने मैक्सिमम जगह पर दाऊद के ठिकानों पर छापेमारी की है और ड्रग्स का जो एक बड़ा धंधा चलता है उसके ऊपर कार्रवाई की है। तो समीर वानखेड़े से दुश्मनी की वजह सिर्फ आर्यन खान की गिरफ्तारी वाला या मुंबई को बदनाम करने का मामला नहीं था, एक बड़ा धंधा था जो बंद हो रहा था। अगर किसी सरकार के अंडर में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स का धंधा चल रहा है तो यह पता लगाना पड़ेगा ना कि इसमें संलिप्तता किसकी है, क्योंकि बिना किसी सरकारी वरद हस्त के ये काम हो नहीं सकता। तो ये चौतरफा जो कार्रवाई चल रही है, इससे ये लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और संजय राउत की ये भाषा साफ साफ बताती है कि वो जो है एक कमजोर कड़ी उनकी पकड़ी गई है, और वो जो ईडी की एजेंसीज जो जांच कर रही
नहीं है, उनकी जांच के नतीजों से पहले ही एक भूमिका तैयार कर देना चाहते हैं और ये नैरेटिव कर देना चाहते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो संजय राउत किस बात से डरे हुए हैं? ईडी की कार्रवाई से डरे हुए हैं, या उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, या काले धंधे बंद हो जाएंगे, दाऊद के साथ कनेक्शन निकल आएगा? आखिर किस चीज का डर उन्हें सता रहा है? देखिए, संजय राउत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत तब हो गई जब उनकी बेटियों के कंपनीज पे छापेमारी हुई। वो वहां से तिल मिलाए हैं। उनको लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, अजीत पवार के ऊपर चल रही है, चलिए उद्धव ठाकरे के ऊपर। जब बात अपने घर पर आ गई, आंच अपने घर पर आई, तो फिर वो तिल मिला गए, वो बौखला गए। अब उन्हें करना ही चाहिए था कि ईडी के सामने पेश होते, उनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो दे देते, जो वो पूछताछ करती वो कर देते और बात साफ हो जाती। अगर आपने कुछ नहीं किया, आप ईडी की जांच से पहले ही ये कह रहे हो कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, अरे तो जांच हो जाने दो। आप अगर सही होगे तो वो ईडी की जांच में सामने आ जाएगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया। तो कुछ तो गड़बड़ होगी, इससे ये शक पैदा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि गड़बड़ी है, पर ये शक तो पैदा होता है ना, जो उनकी हरकतें बता रही हैं। फिर आप गाली गलौज पे उतर आओगे, फिर आप बाल ठाकरे का उदाहरण देने लगोगे कि हम उनकी तरह हैं, जबकि बाल ठाकरे अगर होते तो आज जिन लोगों के साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हो, तो वो सरकार कभी नहीं चलाने देते, वो कभी कांग्रेस और एनसीपी से हाथ ही नहीं मिलाने देते। तो बाल ठाकरे का ये जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं ना, उनका इस्तेमाल करना भी लोगों को समझ में आ रहा है और वो उससे कनेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। मुंबई के लोग भी नहीं कर रहे, महाराष्ट्र के लोग भी नहीं कर रहे। तो ये जो जितने दांव चल सकते हैं, वो मराठी कार्ड खेलने का उन्होंने दांव चल दिया कि मराठी भाषा, और फिर आप बाल ठाकरे का नाम ले रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि ईडी हमारे साथ गलत कर रही है। 3.5 लोग वो जो हैं ये 3.5 का क्या चक्कर है? देखिए, 3.5 का चक्कर ये है कि 3 तो हैं बीजेपी के नेता और एक है बीजेपी के नेता की पत्नी। तो और जो देखिए सुगबगाहट जो है, जो सूत्रों से खबर मिल रही है, वो 3.5 इसलिए कि एक तो देवेंद्र फडणवीस और जो 3.5 में है वो उनकी पत्नी का नाम ले रहे हैं। अच्छा। वो उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं कि ये 3.5 लोग अंदर चले जाएंगे। अब अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आप ये बताइए कि पहले तो कि आम जनता क्या सोचेगी कि बदले की कार्रवाई कौन कर रहा है। अगर आप पे केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, आप जांच में सहयोग करने के बजाय विक्टिम कार्ड खेलने आ गए, आरोप प्रत्यारोप करने लग गए हैं और धमकी दे रहे कि 3 लोग अंदर चले जाएंगे, तो जनता मूर्ख नहीं है, वो भी समझ रही है कि आप अपने ऊपर पड़े इस दबाव से निकलने के लिए ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रहे हो। और अब लोग ये सब कुछ समझने लगे और संजय राउत की भाषा और तिलमिलाहट से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ना ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को पड़ने वाला है। जो जांच है वो होकर रहेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। रही बात सरकार गिरने की, तो जितने लोगों के यहाँ कार्रवाई चल रही है, अगर सबके चिट्ठे सच में खोल दिए जाएं तो वाकई में सरकार नहीं बचेगी, क्योंकि अनिल देशमुख ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। वहां अजीत पवार की 1,000-2,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी, कुर्क की जा चुकी है। उसके अलावा जो जांच चल रही है उसमें काफी अहम सबूत ईडी को मिल रहे हैं और ये जो खबर है ना कि ईडी को काफी अहम सबूत मिल रहे हैं, और यही पूरी अघाड़ी सरकार को अंदर से हिला देने वाली खबर है, जिसके बाद ये सारी बौखलाहट निकल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और ये आके यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने का काम कर रहे हैं और जनता को कभी बाल ठाकरे के नाम पर, कभी मराठी मानुष के नाम पर, कभी मराठी भाषा के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संजय राउत केंद्रीय एजेंसियों पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है या राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा रही है। इन जो दावे कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो दावे कर रहे हैं, ये दावे तो पिछले 2 साल से चल रहे हैं। जब से सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठने लगे थे मुंबई पुलिस और मुंबई सरकार की कार्रवाई को देखते हुए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वहां की सरकार गिर सकती है। लेकिन केंद्र की तरफ से तो शुरुआत उस तरफ तक तो हुई नहीं। सीबीआई के पास मामला अभी भी सुशांत सिंह राजपूत का पेंडिंग है, जांच चल रही है, जिसपे कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो अगर ये सब कुछ होना होता तो उसी समय हो जाता। अब जो पूरी बातचीत चल रही है, क्योंकि इनके खुद के नेता अपने आप फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनिल देशमुख का आप उदाहरण ले लीजिए। जब से अनिल देशमुख के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है, 100 करोड़ के मामले में वो जेल गए हैं, तब से इन लोगों को चिंता ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अब क्या है कि आपने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को अपने खिलाफ कर लिया। परमबीर सिंह जो है, उनके पास बहुत सारे राज हैं,
सरकार के कई मंत्रियों के राज हैं, और अगर उन्होंने राज खोल दिए सबूतों के साथ तो ये तय है कि कई मंत्री और कई नेता हैं इस सरकार के जिन पर गाज गिर सकती है। और यही एक वो डर है, क्योंकि इनकी जो लॉबी थी ना वो एक तरह से टूट गई है। आपका विश्वास पात्र जो है ना, जब आपसे हट जाता है तो उसके पास कई राज भी होते हैं जो उसके साथ चले जाते हैं, और उनके खुलने का डर जो होता है वो नींदें उड़ाने वाला होता है। तो ये जो अघाड़ी सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है, और इसीलिए संजय राउत जो है बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो में 7 मिनट के बाद राउत के मुंह से गालियों को आप सुन सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राउत ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर अपना गुस्सा निकाला, और ये गुस्सा कार्रवाई को लेकर है। पिछले कई दिनों से शिवसेना ठाकरे परिवार, आनंद राव अडसुल, रविंद्र वायकर, अनिल परब, भावना गवली, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के परिवार समेत कई लोगों पर केंद्रीय एजेंसियों का हमला हो रहा है। ये चिंता की बात है, और इसीलिए राउत साहब अपनी दहाड़ से जता रहे हैं कि वो सरकार नहीं गिरने देंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। सारी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।